बेनिटो मुसोलिनी। हम उनसे बातचीत नहीं करते जो हमारी बात का मान नहीं रखते, हम तो उन्हें तबाह कर देते हैं। बेवकूफ़ लोगों को दिया जाने वाला सबसे बेहतरीन जवाब खामोशी होती है। 100 साल भेड़ बकरियों की तरह जीने से बेहतर एक दिन शेर की तरह जीना है। मुसोलिनी इटली का एक लोकप्रिय फासिस्ट तानाशाह जो किसी भी कीमत पर ताकत हासिल करना चाहता था, और एक समय ऐसा भी था जब मुसोलिनी पूरे यूरोप का सबसे ताकतवर लीडर था। बल्कि वो तो रोम का मॉडर्न जूलियस सीजर बनना चाहता था। इसलिए तो वो जूलियस सीजर के अंदाज में ही हाथ हिलाया करता था। ये जानकर शायद हैरानी हो, लेकिन ये सच है कि एडोल्फ हिटलर, विंस्टन चर्चिल, रूजवेल्ट या उस दौर के सभी बड़े नेता उसके दीवाने थे। उसके चाहने वाले उसका एक इशारा करने पर विरोध करने वालों की जान ले लेते और फिर एक चौक में उसकी लाश को उल्टा लटका देते। मुसोलिनी ने एक बात कही थी कि अगर मैं लड़ाई के मैदान से पीछे हटूं तो मुझे गोली मार देना, और 28 अप्रैल 1945 को मुसोलिनी को उनकी प्रेमिका क्लेरेटा पेटाची के साथ गोली मार दी गई और बीच चौराहे पर उन दोनों को उल्टा लटका दिया था। लेकिन ऐसा क्या हुआ था कि इतने प्रभावशाली लीडर को इतने दर्दनाक तरीके से मार दिया गया? आइए जानते हैं इस वीडियो में। मुसोलिनी का जन्म 29 जुलाई 1883 को इटली के प्रीडेप्यो नाम के एक गांव में हुआ था। मुसोलिनी जब छोटा था तो स्कूल में बच्चों को चाकू मार दिया करता था। वह पूरे स्कूल का सबसे बदमाश बच्चा था। इसी वजह से उसे हर स्कूल से निकाल दिया जाता था। जब जवान हुआ तो वही जिद्दी बच्चा जिसको कोई पसंद नहीं करता था, अब सब उसकी तारीफ करने लगे थे। इसकी वजह थी उसकी निडरता और कॉन्फिडेंस से बातचीत करने की आदत। लंबी हाइट और मजबूत शरीर वाले इस नौजवान की बातों का लोगों के दिमाग पर एक गहरा असर होता था। मुसोलिनी जहाँ पर भी जाता वो उस महफिल की जान बन जाता। लेकिन वो खुद कार्ल मार्क्स का एक बड़ा फैन था। मुसोलिनी कार्ल मार्क्स के विचारों से बहुत प्रभावित था। वो इतना प्रभावित था कि जब वो कामकाज की तलाश में इटली से स्विट्जरलैंड गया तो उसकी जेब में एक फूटी कौड़ी तक नहीं थी, लेकिन कार्ल मार्क्स की एक तस्वीर जरूर थी। कुछ महीनों तक वो स्विट्जरलैंड में छोटे मोटे काम करता रहा। फिर उसे ट्रेड यूनियन में एक नौकरी मिल गई, जहां उसका काम था कि वो ट्रेड यूनियन के लिए प्रोपेगेंडा करे। मुसोलिनी स्टडी करने में माहिर था और उसे बड़ी बड़ी और मीठी बातें करना भी बहुत अच्छे से आता था। सो यूनियन के अंदर उसका प्रोपेगेंडा पसंद किया जाने लगा। लेकिन ये प्रोपेगेंडा स्विट्जरलैंड की सरकार को पसंद नहीं आया। तो अब स्विट्जरलैंड की सरकार ने सोशलिस्ट विचारधारा रखने वाले लोगों के खिलाफ कार्यवाही करना शुरू कर दिया। तो इस कार्यवाही के चलते मुसोलिनी को भी गिरफ्तार कर लिया गया। फिर कुछ महीने जेल में बिताने के बाद मुसोलिनी जेल से रिहा होके फिर से अपने देश इटली चला आया और एक स्कूल टीचर की नौकरी करने लगा। लेकिन जैसे वो एक अच्छा स्टूडेंट नहीं बन पाया, वैसे ही वो एक अच्छा टीचर भी नहीं बन पाया, और स्कूल टीचर की नौकरी छोड़कर एक बार फिर से वो ट्रेड यूनियंस के लिए काम करने लगा। लेकिन उस समय इटली के अंदर भी हालात स्विट्जरलैंड के जैसे ही हो चुके थे। इटली की सरकार भी ट्रेड यूनियन से परेशान थी। इसलिए मुसोलिनी एक बार फिर अपने ही देश इटली में फिर से गिरफ्तार हो गया। ईयर 1909 में मुसोलिनी जब जेल से बाहर आया तब वो रचेल नाम की लड़की के प्यार में पड़ गया और उसकी रचेल से शादी हो गई। और तब तक मुसोलिनी कम्युनिस्ट अखबारों का जाना पहचाना लेखक बन चुका था। फिर ईयर 1912 में उसने अपना खुद का अखबार ला लोटा दी क्लासी शुरू किया। ला लोटा दी क्लासी का मतलब होता है द क्लास स्ट्रगल। मुसोलिनी का यह अखबार इस तरह पसंद किया जाने लगा कि कम्युनिस्टों ने मुसोलिनी को एक और अखबार का राइटर बना दिया, जिसका नाम था अवंती, यानी फॉरवर्ड या तरक्की पसंद। अब मुसोलिनी इतना ज़बरदस्त एडिटर था कि उसने अवंती अखबार की सेल्स को कुछ ही समय में 2 गुना कर दिया। अब मुसोलिनी सिर्फ एक एडिटर ही नहीं बल्कि इटली की सोशलिस्ट पार्टी का मेंबर भी बन चुका था। मुसोलिनी एक बड़ा क्रांतिकारी बनने के रास्ते पर
चल तो पड़ा था, लेकिन उसी वक्त पहला विश्व युद्ध शुरू हो जाता है। उसकी सोशलिस्ट पार्टी जंग के खिलाफ थी, इसलिए शुरू में मुसोलिनी ने भी जंग का जबरदस्त विरोध किया, लेकिन फिर कुछ हालातों के चलते उसने भी जंग को सपोर्ट करना शुरू कर दिया। उसके दूसरे सोशलिस्ट साथियों ने इस बात पर ऐतराज जताया तो मुसोलिनी ने उन सबको कार्ल मार्क्स की एक बात सुनाई कि जंग के बाद ही तो क्रांति आती है। मुसोलिनी का यह जवाब उन सोशलिस्ट लोगों को पसंद नहीं आया, इसलिए उन लोगों ने मुसोलिनी को अपनी पार्टी और अवंती दोनों से निकाल दिया। यही वो कारण था कि मुसोलिनी को सोशलिस्ट और समाजवादी विचारधारा रखने वाले लोगों से नफरत हो गई थी। अब मुसोलिनी ने अपनी जबरदस्त स्पीच और भाषण की खूबी से इटली के लोगों के मन में जंग का जुनून पैदा कर दिया था और काफ़ी फेमस हो गया था, और ऊपर से वो खुद भी एक सैनिक की तरह इस विश्व युद्ध का हिस्सा बन गया। फिर जब पहला विश्व युद्ध खत्म हुआ तो इटली और उसके साथी देश जीत चुके थे। मुसोलिनी जब जंग से वापस लौटा तो उसका स्वागत एक जीते हुए हीरो की तरह किया गया, यानी इटली के लोगों की नज़रों में उसका मान और भी बढ़ चुका था। लेकिन वर्ल्ड वॉर 1 के बाद इटली अपने साथी देश फ्रांस और ब्रिटेन से काफ़ी नाराज़ था, क्योंकि जब यह युद्ध शुरू हुआ था तब इटली के साथी देशों ने इटली को ऑस्ट्रिया हंगरी का एक बड़ा हिस्सा देने का वादा किया था। लेकिन जब यह युद्ध खत्म हुआ तो इटली के हिस्से में ऑस्ट्रिया का एक छोटा सा हिस्सा डाल दिया गया था, जबकि ओटोमन एम्पायर और ऑस्ट्रिया हंगरी का ज़्यादातर हिस्सा अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस ने आपस में बांट लिया। और ऊपर से इटली के लिए वर्ल्ड वॉर 1 के कारण होने वाला आर्थिक नुकसान एक मुसीबत बन चुका था। जब मुसोलिनी ने युद्ध के कारण होने वाले इस नुकसान को देखा तो उसने इस बात का फ़ायदा उठाया और इटली के लोगों को यह बताया कि देश जंग और लड़ाइयों की वजह से ही नुकसान का शिकार होता है, और इस तरह उसने देश की इकोनॉमी पर ही राजनीति करना शुरू कर दिया। उसने अपने खुद के फ़ायदे के लिए इटली के लोगों को अपनी ही सरकार और कानून के खिलाफ उकसाना शुरू कर दिया। उसने लोगों से कहा कि इटली को अब एक डिक्टेटर या तानाशाह की ज़रूरत है, जो पूरी दुनिया में इटली का नाम फिर से ऊंचा कर सके, क्योंकि मौजूदा सरकार ने इटली को पूरी दुनिया में बदनाम करके रख दिया था। जबकि हकीकत तो ये थी कि जिस युद्ध की वजह से इटली की ये हालत हुई थी उसमें मुसोलिनी का भी बहुत बड़ा हाथ था। लेकिन अब उसने पलटी मार ली, और इसे आप उसकी ज़ुबान की मिठास कहे या उसके ज़बरदस्त भाषण देने की कला, क्योंकि जनता के बहुत से जज्बाती लोग मुसोलिनी के कट्टर फॉलोअर्स बन चुके थे। अपने भाषणों में वो इटली की जनता के अधिकारों की बातें किया करता था, और उसके चाहने वालों के दिलों पर यह बातें बहुत असर करती थी। वर्ल्ड वॉर 1 के एक साल बाद 1919 में 200 से ज़्यादा रिटायर फौजी और पॉलिटिकल लीडर्स इटली के शहर मिलन में जमा हुए। इन लोगों ने मुसोलिनी की फिलॉसफी और विचारधारा पर एक पॉलिटिकल पार्टी बनाई और मुसोलिनी को उसका लीडर बना दिया। इस पार्टी का नाम मुसोलिनी ने फासिस्ट पार्टी रखा, जिसका मतलब है सलाखों का गट्ठा या एक बंडल। इस पार्टी को फासिस्ट का नाम देने की एक वजह यह भी थी कि मुसोलिनी इस पार्टी को एक क्रांतिकारी पार्टी समझता था, जो इटली में एक क्रांति लेकर आएगी। पार्टी का जैसा नाम था वैसा ही इसका निशान था, यानी सलाखों का बंडर, और इसके साथ में एक कुल्हाड़ा। फासिस्ट पार्टी के दो हिस्से थे, एक पॉलिटिकल फासिस्ट और दूसरा हस्कर फासिस्ट। ये हस्कर फासिस्ट काले कलर के शर्ट पहनते थे, इसलिए वह पूरे यूरोप में ब्लैक शर्ट के नाम से मशहूर थे। मुसोलिनी ने अपनी पार्टी तो बना ली थी, लेकिन अब उसे ज़रूरत थी ऑपोजिशन की, और ऑपोजिशन के रूप में सामने आए समाजवादी विचारधारा रखने वाले लोग, क्योंकि उस समय इटली में सोशलिस्ट अपने अधिकारों के लिए आए दिन हड़तालें करते रहते थे, जिसकी वजह से फैक्ट्रीज बंद हो जाती और कामकाज बिल्कुल ठप पड़ जाता। तो इसलिए मुसोलिनी ने ये ऐलान किया कि यही सोशलिस्ट और समाजवादी विचारधारा रखने वाले लोग ही इटली के सारे प्रॉब्लम्स की जड़ है, क्योंकि इन्हीं की हड़तालों की वजह से ही इटली की तरक्की नहीं हो पा रही है। तो इस कारण मुसोलिनी ने इन सोशलिस्टों के खिलाफ खुली जंग छेड़ दी।
और उनके ट्रेड यूनियंस के सारे ऑफिसेस जला दिए और हजारों सोशलिस्टों को भी मार दिया गया। लेकिन इतना कुछ होने के बावजूद भी इटली की सरकार खामोश थी और चुपचाप तमाशा देख रही थी। और इसकी वजह यह थी कि इटली की सरकार खुद भी इन मजदूरों की हड़तालों से परेशान थी और अंदर ही अंदर इटली की सरकार खुश भी थी कि जो काम उन्हें करना चाहिए था वही काम मुसोलिनी और उसके फासिस्ट लोग कर रहे थे। लेकिन वो ये नहीं जानते थे कि सोशलिज्म के खिलाफ ये लड़ाई तो सिर्फ एक बहाना था, बल्कि असल में तो मुसोलिनी तो पूरे इटली को अपने कब्जे में लेने की तैयारी कर रहा था। उसके भाषण और स्पीचेस इस बात के गवाह थे कि वो दूसरा जूलियस सीजर बनना चाहता था, वही जूलियस सीजर जो एक जमाने में पूरे रोमन एम्पायर पर राज करता था। इटली की सरकार ने मुसोलिनी को मौका देकर खुद को ही मुसीबत में डाल दिया था, क्योंकि मुसोलिनी के ब्लैक शर्ट के लोगों ने अब धीरे धीरे इटली के शहरों पर कब्जा करना शुरू कर दिया था। साल 1920 तक इटली के ज़्यादातर शहर फासिस्टों के कंट्रोल में आ चुके थे और फिर 2 साल बाद मुसोलिनी ने इटली की सरकार को वार्निंग दी कि अगर उन्होंने सरकार से इस्तीफा देकर सरकार को उसके हवाले नहीं किया तो वो और उसके लोग रोम पर अटैक कर देंगे और ज़बरदस्ती इटली की सरकार छीन लेंगे। और 28 अक्टूबर 1922 को फासिस्ट पार्टी के हजारों ब्लैक शर्ट के लोग रोम शहर के बाहर जमा हो गए। उस समय इटली में प्रधानमंत्री नहीं होता था, बल्कि एक राजा का राज होता था। तो अब इटली के राजा ने मुसोलिनी के सामने एक प्रस्ताव रखा कि तुम रोम पर अटैक करने के अपने इरादे को टाल दो तो हम तुम्हें अपनी इच्छा से ही इटली का प्रधानमंत्री बना देंगे। तो 31 अक्टूबर 1922 के दिन मुसोलिनी ने इस प्रस्ताव को खुशी खुशी स्वीकार लिया और 39 इयर्स की उम्र में ही मुसोलिनी इटली का सबसे नौजवान प्रधानमंत्री बन गया। लेकिन साथ ही मुसोलिनी ने एक शर्त रखी कि वो 1 साल तक इटली को डिक्टेटर की तरह कंट्रोल करेगा और उस वक्त इटली के राजा के पास मुसोलिनी की ये शर्त मानने के अलावा और कोई रास्ता भी नहीं था। फिर 1924 में जब इलेक्शन हुए तब भी मुसोलिनी ने अपनी ताकत के जोर पर इलेक्शन में गड़बड़ करवाकर अपने ही ज़्यादातर नेताओं को ज़्यादा वोटिंग से जितवा लिया। इस तरह से इटली के पार्लियामेंट के अंदर भी ज़्यादातर मेंबर्स मुसोलिनी के ही गुलाम थे। उसके लिए कोई भी कानून बदलना आसान हो गया था और अब वो 1 साल के लिए नहीं बल्कि हमेशा हमेशा के लिए इटली का डिक्टेटर बन चुका था। लेकिन अब मुसोलिनी के लिए सबसे बड़ी परेशानी उसके भाषण थे, वो भाषण जो उसने प्रधानमंत्री बनने से पहले दिए थे, जब वो इटली का लीडर नहीं बना था, क्योंकि उसने खुद को जनता के सामने इस तरह पेश किया था जैसे इटली की सारी परेशानियों का हल सिर्फ उसी के पास है और जिसके लिए उसका लीडर या प्रधानमंत्री बनना बहुत ज़रूरी है। लेकिन अब तो वो इटली का प्रधानमंत्री और डिक्टेटर भी बन चुका था और उसे यह मालूम था कि जनता से किए गए वादे अगर पूरे ना किए गए तो उसे भी इस पद से हटा दिया जाएगा। तो अब इसलिए मुसोलिनी ने अपना पूरा ध्यान देश में शांति और तरक्की के कामों पर लगा दिया। जनता का सपोर्ट पाने के लिए उसने अपने बारे में ये बात भी फैलाई कि वो एक बहुत बड़ा धार्मिक इंसान है और सभी धर्म को पसंद करने वाला इंसान है। और इस बात को साबित करने के लिए उसने रोम शहर के वेटिकन सिटी, जहां सबसे ज़्यादा क्रिश्चियन लोग रहते हैं, उस जगह को एक अलग और आज़ाद देश घोषित कर दिया। वो दिन है और आज का दिन है। वेटिकन सिटी दुनिया के सबसे छोटे देश के रूप में आज भी मौजूद है। ये सब करने के साथ साथ वो अपने विरोधियों को सजाएं भी दे रहा था, मीडिया पर बहुत से बैन लगा रहा था, ट्रेड यूनियंस की दुकानें बंद करवा रहा था और सोशलिस्ट कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार भी करवा रहा था। जिस वक्त मुसोलिनी इटली का लीडर बना, ये दुनिया में बहुत नाजुक वक्त था, क्योंकि सोवियत रूस में कम्युनिस्टों की क्रांति आ चुकी थी, जो कि ये सोशलिज्म का ही एक अनचाहा रूप है। इसलिए यूरोपियन कंट्रीज और अमेरिका हर कोई उस इंसान को अपना दोस्त और मददगार समझ रहा था जो सोशलिज्म या समाजवाद को कुचलने में उनका साथ दे। शायद यही वजह थी कि मुसोलिनी के सरकार में आने का यूरोप और अमेरिका ने खुलकर स्वागत किया था। ब्रिटेन के पॉलिटिशियन
विंस्टन चर्चिल, जो बाद में प्रधानमंत्री भी बने, उन्होंने मुसोलिनी को सबसे बड़ा कानून देने वाला जिंदा इंसान या विधायक कहा। सिर्फ यही नहीं, जब रूजवेल्ट अमेरिका के प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने भी कहा था कि मुसोलिनी दुनिया में शांति का स्थापक और अमेरिका का सबसे बड़ा दोस्त है। गांधी जी भी मुसोलिनी से बहुत ज़्यादा प्रभावित हो गए। जब वे इटली के दौरे पे गए तब उन्होंने मुसोलिनी के बारे में कहा कि मुसोलिनी मेरे लिए एक पहेली है, उसने किसानों के लिए बहुत कुछ किया है। मुसोलिनी की कठोरता के पीछे एक वजह है जो मुझे सबसे ज़्यादा प्रभावित करती है, वह है कि उनकी अपने लोगों की सेवा करने की इच्छा। मुसोलिनी हमारे समय के महान राजनेताओं में से एक है और सामने मुसोलिनी ने भी गांधी जी को एक जीनियस और एक संत कहा था। मुसोलिनी के चाहने वालों में सिर्फ गांधी जी, चर्चिल और रूजवेल्ट ही नहीं थे, बल्कि जर्मनी का एक नौजवान जोशीला फौजी भी इसमें शामिल था, जो मुसोलिनी के नक्शे कदम पर ही चलना चाहता था और उसका नाम था एडोल्फ हिटलर। हिटलर ने मुसोलिनी के फासिज्म से ही इंस्पायर होकर उसकी एक और भयानक शक्ल नाजिज्म बना डाली। नाजिज्म के हिसाब से जर्मन लोग दुनिया के सबसे बेहतरीन और ऊंची नस्ल के लोग माने गए। हिटलर मुसोलिनी की बहुत इज्जत करता था। जब 1933 में उसने जर्मनी की सरकार संभाली तब उसने मुसोलिनी से बहुत ही करीबी रिश्ते बनाकर रखे। मुसोलिनी ने दोस्ती के खातिर हिटलर का यहाँ तक साथ दिया कि इटली में रहने वाले बहुत से यहूदियों को नौकरियों से निकाल दिया या गिरफ्तार करके हिटलर के हवाले कर दिया। मुसोलिनी हिटलर को अपना दोस्त और मददगार तो समझ रहा था, लेकिन दूसरी तरफ वो हिटलर को ज़्यादा पसंद भी नहीं करता था। जब हिटलर 1934 में इटली के दौरे पर आया तो दोनों गाड़ी में सैर करने निकले। तब हिटलर ने मुसोलिनी से कहा कि तुम ऑस्ट्रिया का इलाका जर्मनी के हवाले कर दो, तो मुसोलिनी ने मना कर दिया। तो हिटलर को गुस्सा आ गया और दोनों मुंह बिगाड़कर गाड़ी से उतर गए। बाद में जब मुसोलिनी से पूछा गया कि आखिर उस वक्त क्या हुआ था, तो उसने जवाब दिया कि हिटलर एक मामूली पागल जोकर के सिवा कुछ भी नहीं है। लेकिन फिर कुछ समय बाद मुसोलिनी ने ऑस्ट्रिया का इलाका जर्मनी के हवाले कर दिया, जिससे दोनों की दोस्ती फिर से एक बार मजबूत हो गई। इस तरह मुसोलिनी ने अब इटली की सरहदों से बाहर हटकर सोचना शुरू कर दिया था। फिर ईयर 1935 में उसने हिटलर की मदद से अफ्रीकी देश इथियोपिया पर कब्जा कर लिया और उसके कुछ सालों बाद वो यूरोप के एक छोटे से देश अल्बानिया पर भी चढ़ बैठा। वहीं दूसरी तरफ हिटलर अपने कट्टर विचारधारा की वजह से दूसरा वर्ल्ड वॉर शुरू कर बैठा था और जीतता भी जा रहा था। हॉलैंड और फ्रांस में उसकी कामयाबी ने मुसोलिनी के मन में एक डर पैदा कर दिया और वो नहीं चाहता था कि हिटलर पूरे यूरोप पर अकेला ही कब्जा कर ले। इसलिए वो भी दूसरे विश्व युद्ध में कूद पड़ा। तो सबसे पहले उसने ग्रीस पर हमला किया। ग्रीस और इटली के बीच में होने वाली लड़ाई दूसरे विश्व युद्ध की एक यादगार और खतरनाक लड़ाइयों में से एक थी, क्योंकि एक तरफ इटली जैसी बड़ी ताकत और दूसरी तरफ ग्रीस जैसा कमज़ोर देश। लेकिन जब मुसोलिनी ने ग्रीस पर हमला किया तो ग्रीस की सेना के सामने वो टिक नहीं पाया और इटली की सेना को उल्टे पैर भागना पड़ा। बल्कि ग्रीस की सेना इटली की सेना का पीछा करते हुए अल्बानिया के अंदर तक घुस गई। वहीं दूसरी तरफ ब्रिटेन, जो इस लड़ाई में ग्रीस का साथी था, उसने भी इटली के जहाज़ों और बैटलशिप को तबाह करना शुरू कर दिया। अब मुसोलिनी, जो इस जंग को बुरी तरह से हार रहा था, तो ऐसे वक्त में उसने अपने दोस्त हिटलर को मदद के लिए पुकारा, जिसे उसने कभी मामूली पागल जोकर कहा था। मदद मांगने पर पहले तो हिटलर ने मुसोलिनी की अच्छे से क्लास ली कि तुमने मुझसे राय लिए बगैर आखिर ग्रीस पर हमला क्यों किया। तब मुसोलिनी ने जैसे तैसे करके हिटलर को समझाया और मदद के लिए मना ही लिया। 1941 में हिटलर की जर्मन फौज मुसोलिनी की मदद करने के लिए आ पहुंची, ग्रीस पर हमला किया और सिर्फ 3 हफ्तों में ही ग्रीस को जीतकर वहां अपने झंडे लहरा दिए। लेकिन ग्रीस से हार जाना मुसोलिनी की इमेज को कहीं ना कहीं खराब कर चुका था और अब इटली की जनता का भरोसा भी उस पर से उठने लगा था। और अगले 3 साल के अंदर मुसोलिनी की आर्मी को सोमालिया,
इथोपिया, अफ्रीका और रशिया से भी जबरदस्त हार झेलनी पड़ी, लेकिन गिरते हुए मुसोलिनी को पीठ पर आखिरी लात 1943 में पड़ी, जब ब्रिटेन और अमेरिका की आर्मी ने इटली पर हमला कर दिया और मुसोलिनी चुपचाप तमाशा देखने के अलावा कुछ नहीं कर सका। फिर ब्रिटेन और अमेरिका के इटली पर किए गए हमले पर फासिस्ट ग्रांड काउंसिल की एक मीटिंग हुई। इस मीटिंग में तय किया गया कि अगर अमेरिका और ब्रिटेन की दुश्मनी से बचना है तो मुसोलिनी को प्रधानमंत्री की कुर्सी से हटाना होगा। तो अब इस फैसले के कारण मुसोलिनी को प्रधानमंत्री की कुर्सी से हटा दिया गया, लेकिन मुसोलिनी ने इस फैसले को मानने से इनकार कर दिया, क्योंकि वो तो एक डिक्टेटर था। अब भी वो यही समझता था कि सरकार उसी की है, इसलिए वह पार्टी और काउंसिल के फैसले को नज़रअंदाज करते हुए अगले दिन अपने ऑफिस पहुंच गया। लेकिन अब तो इटली का राजा भी उसके खिलाफ हो चुका था और लगातार हारने की वजह से उसकी आर्मी यानी ब्लैक शर्ट भी कमज़ोर हो चुकी थी। फिर राजा के आदेश पर मुसोलिनी को गिरफ्तार करके इटली के कैपिटल रोम से दूर एक पहाड़ी इलाके में कैद कर दिया गया। मुसोलिनी के गिरफ्तार होने की खबर जब लोगों तक पहुंची तो लोगों के मन में जो मुसोलिनी का डर और खौफ था वो भी खत्म हो गया। जनता ने पूरे देश में मुसोलिनी के पुतले तोड़ना और तस्वीरें फाड़ना शुरू कर दिया। ऐसे टाइम पर मुसोलिनी के काम उसका वही पागल दोस्त हिटलर आया। हिटलर ने अपने कुछ कमांडोज भेजे जो उसे जेल से छुड़वाकर जर्मनी के शहर म्यूनिक तक ले आए और फिर हिटलर की आर्मी ने नॉर्थन इटली पर हमला करके उसे कब्जा लिया और मुसोलिनी को फिर से वहां का लीडर बना दिया। अब देखिए, ये वही मुसोलिनी है जो कल तक रोमन एम्पायर को दोबारा कायम करने के सपने देखता था और खुद को जूलियस सीजर, ऑगस्टस और कॉन्स्टेंटाइन जैसे बड़े बड़े विजेताओं के रूप में देखना चाहता था। वो अब हिटलर की कठपुतली बनकर रह गया था। यहाँ तक कि विंस्टन चर्चिल, जिसने कभी मुसोलिनी को विधायक कहा था, वो अब उसका मजाक करते हुए कहता है कि मुसोलिनी की हैसियत अब हिटलर की कठपुतली या मोहरे से कम नहीं। वक्त गुजरता रहा और 1945 तक जर्मनी, जो शुरू में वर्ल्ड वॉर 2 का सबसे बड़ा विजेता साबित हुआ था, वो भी अब मैदान छोड़ रहा था। हिटलर की आर्मी अब हर जगह से हार रही थी और मुसोलिनी, जो जिंदा ही हिटलर की मदद से था, तो अब मुसोलिनी को लगा कि अब हिटलर वर्ल्ड वॉर 2 हारने ही वाला है, तो मुसोलिनी ने चुपचाप इटली से भागने का प्लान बना लिया। 26 अप्रैल 1945 को जर्मन फौजियों और आम शहर के लोगों का एक काफिला स्विट्जरलैंड में पनाह लेने के लिए जा रहा था। तो उसमें एक बूढ़ा जर्मन फौजी था जिसके सर पर जर्मन फौज का हेलमेट और शरीर पर ओवरकोट था। इस फौजी के साथ एक 33 साल की औरत थी जो दिखने में तो उसकी बेटी लगती थी, लेकिन हकीकत में उसकी महबूबा थी। अगले दिन यानी 27 अप्रैल को यह काफिला जब स्विट्जरलैंड के सिर्फ कुछ किलोमीटर ही दूर था, तब कुछ सोशलिस्टों के ग्रुप ने उन्हें रोक लिया। जर्मन लोगों के हारने के बाद अब सोशलिस्ट और ताकतवर हो चुके थे और मुसोलिनी के चाहकों को वो चुन चुन कर मार रहे थे। उन्हें बेसब्री से मुसोलिनी की भी तलाश थी, क्योंकि वे लोग मुसोलिनी से बहुत से हिसाब चुकता करना चाहते थे। जब उस काफिले की तलाशी ली गई तो किसी ने उस बूढ़े जर्मन फौजी को पहचान लिया। ये बूढ़ा फौजी कोई और नहीं बल्कि खुद मुसोलिनी ही था और उसके साथ उसकी महबूबा क्लेरेटा पेटाची थी, जिसने मरते दम तक उसके साथ रहने की कसम खाई थी। अब ये सोशलिस्ट मुसोलिनी को गिरफ्तार करके खुशी से पागल हो रहे थे। उन्होंने दोनों को एक फार्म हाउस में कैद कर दिया और अगले ही दिन उन सोशलिस्ट लोगों ने उनको उस फार्म हाउस से निकालकर एक गांव की तरफ ले गए और एक पत्थर की दीवार के सामने खड़ा होने का हुक्म दिया। अब मुसोलिनी को यकीन हो गया कि अब तो उसे जिंदा नहीं छोड़ा जाएगा और अब तो उसकी मौत पक्की है। इस तस्वीर में जो आदमी है वॉल्टर ओडिसियो, इसने ही मुसोलिनी पर गोली चलाई और मुसोलिनी को उसकी गर्लफ्रेंड के साथ मौत की नींद सुला दिया। फिर मुसोलिनी, उसकी गर्लफ्रेंड और उसके दूसरे फासिस्ट साथियों की लाश को मिलान शहर लाया गया और उनकी लाश को शहर के चौक में यूं फेंक दिया जाता है जैसे कचरा फेंका जाता है। ये वही शहर था जहां मुसोलिनी ने फासिस्ट पार्टी बनाई थी।
यह वही शहर था जहां हिटलर की मदद से मुसोलिनी ने आखिरी बार सरकार बनाई थी। ये वही शहर था और वही चौक था जहां सिर्फ कुछ महीनों पहले ही मुसोलिनी ने 15 सोशलिस्ट क्रांतिकारियों की लाशें फेंकी थी। और अभी इसी शहर के इसी चौक में मुसोलिनी और उसके साथियों की लाशें पड़ी हुई थी, जिनको हजारों लोग देख रहे थे। ये जानकर हैरानी होगी कि इन लाशों को उल्टा लटकाकर पत्थर मारे गए और मुसोलिनी की लाश के साथ तो इतनी बदसलूकी की गई कि उसका चेहरा पहचानना भी मुश्किल हो गया था। लेकिन ये सब यही नहीं रुका, बल्कि मुसोलिनी के बाकी सपोर्टर्स को भी वहां पर लाया गया और उनको भी मार कर मुसोलिनी की लाश के साथ ही लटका दिया गया। इन्हीं में मुसोलिनी का एक सपोर्टर था जिसने एक बार मुसोलिनी को देवता कहा था। उसको खास तौर पर मुसोलिनी की लाश के सामने लाया गया और कहा गया, ये देखो अपने देवता का अंजाम। लेकिन वो अपनी विचारधारा का इतना पक्का था कि मौत को सामने देखकर भी नहीं घबराया और उसने अपने मरे हुए लीडर को आखिरी बार सैल्यूट किया। इस बात पर लोगों ने उसे भी गोली मारकर मुसोलिनी के साथ ही लटका दिया। फिर मुसोलिनी की लाश को मिलान शहर के बाहर एक कब्रिस्तान में दफना दिया। लेकिन मुसोलिनी की लाश इटली के लिए एक मुसीबत बन गई थी, क्योंकि मुसोलिनी के विरोधी उसकी कब्र पर जाकर उसे ठोकरें मारते और ना करने वाले काम करते। तो इस कारण अप्रैल 1946 में मुसोलिनी के कुछ सपोर्टर्स ने उसकी कब्र खोदकर उसकी लाश को निकालकर उसे नहलाया और अपने साथ ले गए। लेकिन जब इटली की सरकार को यह पता चला तो उन्होंने मुसोलिनी की लाश की खोज शुरू कर दी और कई महीनों की खोज के बाद अगस्त महीने में सरकार ने मिलान शहर के दक्षिण में एक पूजा घर से मुसोलिनी की बची कुची चीज़ें बरामद करके अपने कब्जे में ले ली। फिर यार 1957 में इन बची हुई चीज़ों को रोमांगना में मौजूद मुसोलिनी के खानदानी कब्रिस्तान में दफन कर दिया गया। कब्र पर मुसोलिनी की मूर्ति और पार्टी के निशान भी रख दिए गए। वो जगह जहाँ पर मुसोलिनी को गोलियों से उड़ा दिया गया था, वहाँ पर एक ब्लैक क्रॉस रख दिया गया है। मुसोलिनी का एक बेटा रोमेनो मुसोलिनी इटली का मशहूर पियानिस्ट और फिल्म प्रोड्यूसर बना। मुसोलिनी की पोती एलेक्जेंड्रा मुसोलिनी इटली की तरफ से यूरोप के पार्लियामेंट की मेंबर बन गई है। दोस्तों, आज दुनिया में फासिस्ट विचारधारा एक गलत विचारधारा मानी जाती है, बल्कि इटली के अंदर एक ग्रुप आज भी फासिस्ट पार्टी के लीडर मुसोलिनी को सही मानता है और हर साल उसकी कब्र पर मुसोलिनी की डेथ एनिवर्सरी भी मनाता है। इन लोगों का मानना है कि जब मुसोलिनी की विचारधारा का दौर वापस आएगा, तब इटली फिर से दुनिया का एक महान देश बन जाएगा। दोस्तों, अब आप ही बताइए कि क्या मुसोलिनी एक जालिम या बुरा इंसान था, या फिर वो एक क्रांतिकारी था जिसकी क्रांति नाकाम हो गई। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू।